राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, तो यूजीसी नेट पेपर 1 की हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, तो ये हमारा जो है 11 नवंबर 2020 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको कराया था वो 11 नवंबर 2020 का ही था, लेकिन शिफ्ट 1 का पेपर था। दोस्तों, तो अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान कीजिए। शिक्षण तथ्यों और सूचना के सस्वर पठन पर बल देता है। शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। शिक्षक अपेक्षा करता है विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों के पुनः स्मरण और अभिज्ञान पर बल देता है। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चुनें। दोस्तों, ज़्यादातर आपको ऐसे कोड ही मिलेंगे। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपको एक या दो ही मिलेंगे। ये बात मैं आपको अभी बता दूं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। ए, बी और सी, सी डी और ई, ए डी और ई, और वो है बी, सी और ई। तो दोस्तों, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी, सी और ई वो हम नीचे व्याख्या में देख लेंगे कि इन ऑप्शन पे क्या क्या था। अवबोध स्तर पर तथ्यों को न केवल याद रखना है बल्कि उन्हें समझना भी है। अवबोध स्तर पर शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने तथा बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। अवबोध स्तर पर शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो। अवबोध स्तर पर उद्देश्य विषय में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना है। अवबोध स्तर पर शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। अवबोध स्तर पर शिक्षक और छात्र दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट एक में अधिगमकर्ता की विशेषताओं का प्रकार दिया गया है और सेट 2 में उनकी व्याख्या दी गई है। दोनों सेटों का सम्मेलन कीजिए। चलिए दोस्तों मैचिंग आपकी आ गई। अकादमिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और है आपका भावनात्मक विशेषताएं और संज्ञानात्मक विशेषताएं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप के में संकेतन और विसंकेतन करता है। सामाजिक विशेषताएं अधिगमकर्ता का आवश्यक पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। अब हम देखते हैं इनका सही क्या है। सी है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। हम यहाँ डायरेक्ट व्याख्या में देख लेते हैं, हमारा समय बच जाएगा। दोस्तों, अकादमिक विशेषताएं अधिगमकर्ता आवश्यक पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। सामाजिक विशेषताएं अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन से हैं। अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं, शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता, शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, कक्षा की संरचना और विद्यार्थियों की तत्परता। निम्नलिखित विकल्पों में अपना उत्तर दीजिए। बी और सी, ए और ई, डी और ई, बी और ई। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए और ई। शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य निम्नलिखित हैं। अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, विद्यार्थियों की तत्परता, अधिगमकर्ता की प्रेरणा एवं रुचि, अधिगमकर्ता की चिंतनशीलता, अधिगमकर्ता का रचनात्मक सृजनात्मक व्यवहार। तो अतः विकल्प बी सही उत्तर है। कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति
यथोचित होगी। व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से पुनः स्थापित करना विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है। कैन डू कर लेगा। विल डू के अनुसार शिक्षण को अनुकूलन बनाना। कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत करना। अधिगमकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का बहुविध बनाना। उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। बी, डी और ई, ए, बी और सी, और बी, सी और डी, और सी, डी और ई। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, डी और ई। कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभाव बनाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशात्मक रणनीति उचित होगी। विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है। कैन डू एवं कर लेगा विल डू के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना और अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धति को बहुविधि बनाना। तो ए आपका सही उत्तर है बी, डी और ई। उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा विज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। तो यहाँ पे 3 इनके दिए गए थे, तो इसलिए हमने ए जो है हमारा सही उत्तर है। निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। मौलिक शोध, व्यवहारवत शोध, क्रियात्मक शोध और नजातीय शोध। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, क्रियात्मक शोध। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए क्रियात्मक शोध यथोचित होगा। क्रियात्मक शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों को पहचानने, अध्ययन करने और समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर काम जोड़ देना एवं कम समय, धन व श्रम से समस्या समाधान संभव हो पाने के कारण यह विधि अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपकी फिर से मैचिंग है। शोध में प्रयुक्त शब्द और व्याख्या। अभिधारणा और क्या है, आइए आगे चलते हैं। निर्मित, चर, व्यवस्थित, त्रुटि। तो जो हमारा सही कोड है वो है बी। हम यहाँ आमने सामने व्याख्या में देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, याद हो जाएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूँगा आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो मैं चाहता हूँ या मेरी जो उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है वो 5 के सब्सक्राइबर हो जाएं हमारे 6 तारीख तक, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू, आप दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए ताकि मैं आपके लिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको इससे कोई हानि नहीं होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो आपको हानि नहीं होने वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभिधारणा, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। निर्मित, यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है तथापि यह अस्तित्व में होता है। चर, इससे संख्यात्मक या गुणात्मक में परिवर्तन हो सकता है। व्यवस्थित, त्रुटि, इससे प्राप्त परिणाम की किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों SES के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा। व्याख्यान सह प्रदर्शित पद्धति, विद्यार्थियों का सहभागिता स्तर, उनके परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर SES और परिवार का आवास। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार एवं उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों SES के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति को प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में स्वतंत्र चर व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति है। चर ऐसी दशाएं, परिस्थितियां, विशेषता अथवा गुणों को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र चर, आश्रित चर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना H0 निरस्त कर देता है तो वैकल्पिक परिकल्पना H1 को स्वीकार करता है, तो इसमें इस प्रकार की त्रुटि की संभावना हो सकती है। टाइप 1 त्रुटि, टाइप 2 त्रुटि और टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि, और ना तो टाइप 1 और ना ही टाइप 2 त्रुटि। ठीक है दोस्तों, ये त्रुटि होता है दोस्तों,
उच्चारण में कभी कभार गलती हो जाती है। तो ए जो है टाइप 1 त्रुटि, जब शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना H0 नष्ट कर देता। तो परिकल्पना शब्द से तात्पर्य सामान्य से कम स्थापित या प्रमाणित प्रस्ताव या कथन से है। परिकल्पना सुझाया गया तत्कालिक कथन या प्रस्ताव होता है जो पुष्टि होने पर सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शून्य परिकल्पना में दो प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। प्रथम प्रकार की त्रुटि टाइप 1 त्रुटि, और दोस्तों द्वितीय प्रकार की त्रुटि टाइप त्रुटि बीटा, है ना। चलिए, किस शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है? प्रायोगिक शोध अभिकल्प, ऐतिहासिक शोध अभिकल्प, कार्योत्तर शोध अभिकल्प और वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। सी जो है वो आपका सही उत्तर है, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। कार्योत्तर अनुसंधान को तथ्य के बाद शोध के रूप में भी जाना जाता है। कार्योत्तर अनुसंधान अप्रयोगात्मक अनुसंधान माना जाता है क्योंकि इसमें विषय या यादृच्छिक रूप से चयन नहीं किया जाता है, बल्कि एक विशिष्ट विशेषता के आधार पर समूहकृत किया जाता है। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में अलग अलग समूह का विश्लेषण किया जाता है और फिर स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य संबंधों की तुलना की जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, शोध नैतिकता का उल्लंघन, आईसीटी संसाधन की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। डी, तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। आईसीटी के प्रमुख घटकों के अंतर्गत कंप्यूटर एवं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में आईसीटी का प्रयोग प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, शोध एवं नवाचार आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। सामान्यतः आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अभिकथन है, शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्कार है, अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। उपयुक्त दोनों कथनों के साथ सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका वो आपका ये है, शिक्षक के छात्रों के साथ बी है। बी आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही ऑप्शन होता है जो कि आप मेरे बाकी पीवाईक्यू की वीडियो जाके भी देख सकते हैं। शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए, अतः कथन ए सही है। अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं, अतः तर्क आर भी सही है, यद्यपि आर कथन है, ए की व्याख्या नहीं करता है। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग, प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता, पुनरावृत्तिक आख्यान, एनसी डॉट संदेश की असंरचित प्रदायगी और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप देख रहे होंगे आपको कोड ही दिए जा रहे होंगे। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, बी, सी और डी। बी क्या है? थीम का वर्णन करना। बी देखिए, बी क्या है? थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों को वाक्यांशों का उपयोग, और है आपका प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता। इससे ज़्यादा होते हैं लेकिन यहाँ ये तीन ही दिए गए थे इसलिए हमने यही सिलेक्ट किए। तो हम जानते हैं कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों व वाक्यांशों का प्रयोग, प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता, प्रापक के संचारक के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया, विचारों में तार्किक क्रमबद्धता और विषय वस्तु में सततता एवं तारतम्यता, संदेश की संक्षिप्तता, संबंध सूचक विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों से मुक्त भाषा का प्रयोग, जागरण मुक्त भाषा का प्रयोग, पराभाषा, आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, स्वरमान का उपयोग इत्यादि। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? एकाग्रता, उदार दृष्टि वाला, बहुल अज्ञानता,
परंपरागत संकेतन, और सी जो है वो आपका वो है बहुल अज्ञानता। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा गले खराब है। अगले प्रश्न की ओर, जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा? सक्रिय विसंकेतक डिकोडर, निष्क्रिय प्रेक्षक पैसिव ऑब्जर्वर, नकारात्मक आग्राहक रिसीवर, और अशांत कोडक कोडर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, सक्रिय विसंकेतक डिकोडर। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक सक्रिय विसंकेतक डिकोडर होगा। संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं संदेश, संचारक, कूट संकेतक, माध्यम, प्रापक, अर्थ परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और शोर। ये दोस्तों आपको याद हो गए, एक बार और देख लीजिएगा। संदेश, संचारक, कूट संकेतक, माध्यम, प्रापक, अर्थ परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और शोर। तो देखिए मुझे याद हो गए, आपका क्या है? संदेश, संचारक, कूट संकेतन, माध्यम, प्रापक, अर्थ परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और शोर। संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है? भ्रामक विचार, अर्थ विषयक ध्वनि, आशंका और मन मस्तिष्क में चित्र। तो डी जो आपका सही उत्तर है, मन मस्तिष्क में चित्र। संप्रेषण की प्रक्रिया की शुरुआत मन मस्तिष्क में बने चित्र के साथ होती है। व्यापक अर्थों में संप्रेषण में किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति से समूह को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों द्वारा या मनोभावों का आदान प्रदान करना है। मनुष्य विचारों, मतों, अभिव्यक्तियों एवं मनोभावों के आदान प्रदान के लिए विभिन्न संप्रेषण प्रक्रियाओं जैसे शब्द, संकेत, हाव भाव इत्यादि को अपनाता है। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का उग्र से, महसूस होने से, दिल से और आनंद लेने से। तो बी जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है महसूस होने से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार गति का समानार्थी दौड़ना होता है उसी प्रकार संवेग भावना का समानार्थी संबंध महसूस होने से होता है। दिए गए अक्षर, यहाँ आपकी दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ गई। दिए गए अक्षर क्रम में लुप्त अक्षर क्या है? बी सी ई। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ छोड़ दिया है तो आपका बी सी ई। अब ये कहाँ से शुरू होगा? सी डी ई छोड़ दिया है, सी डी ई एफ जी है ना, तो यहाँ पे सी डी और ई एफ जी आ गया। अब आपका डी ई जी एच आई आ गया। अब यहाँ पे एफ जी एम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई आई, यहाँ पे आपका आएगा ए बी सी डी ई एफ ई एफ आई, ई एफ आई छोड़ दीजिए, जे के, तो आई और जे छोड़ देंगे। ए, ये आपका जो आएगा यहाँ पे ए आएगा, ई एफ और के, ए आपका सही उत्तर आएगा ई एफ के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न देखिए। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, आप हमेशा ऐसे प्रश्न जल्दी से पेन पर जब भी आपको रफ मिले आप ABCD पूरी लिख लें, नंबर सीरीज, और ऐसे प्रश्न लिख लिया करिए। थोड़ा गैप देके हमेशा लिखिएगा ताकि आप एरो करके वहाँ तुरंत समझ सकें। यदि UGC नेट इक्वल टू 35 तो CSIR नेट, तो यहाँ पे आपने ABCD जो लिखी होगी उस पर आप नंबरिंग डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 26 तक। फिर यहाँ देख लीजिए कितने का गैप है, तो आपका CSIR नेट जो हो गया वो हो गया 44। ये देखिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में, पेन और पेपर दोस्तों निकाल लीजिएगा, आप साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। कोई राशि अगर आपको ना आए तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊंगा उस हिसाब से। कोई राशि यदि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या है? 290 रुपये, 256 रुपये, 302 रुपये और 308 रुपये। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है 256 रुपये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के, यहाँ पे जो इन्होंने सॉल्यूशन किया है वो दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, वो यहाँ नहीं है। चलिए चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको ब्याज का इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या है? 3 वर्षों में 500 हो रही है, 2 वर्षों में 400, तो वो राशि क्या है ये हमें पता कर लगाना होगा। तो यहाँ जो आंसर आया है, माना वह राशि पी रुपये है, उसके बाद ये सॉल्व, तो यहाँ जो आंसर है 256 रुपये आया। चलिए दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना उसके वर्ग से 96 कम पूर्णांक क्या है? 24। एकदम सही उत्तर दोस्तों आपका 24 हो जाएगा। चलिए
ग्रह बड़े होते हैं, अतः जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है? विविक्त दोष, द्वैर्थक दोष, अनेकार्थक दोष और एड पॉपुलम। तो जो उत्तर है दोस्तों वो है विविक्त दोष। विविक्त दोष, विधायक दोष, फैलेसी ऑफ डिविजन्स। जब समष्टि से व्यक्त निष्कर्ष निकाला जाता है, इस प्रकार के दोष में यह मान लिया जाता है कि जो बात किसी समूह के लिए सत्य है वही उस समूह में से प्रत्येक के लिए भी सत्य है। इस कारण विग्रह दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि समष्टि के लिए जो बात सत्य है वही व्यष्टि के लिए भी सत्य हो। तो दोस्तों यहाँ आपका ये, चलिए अगला प्रश्न है, कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, किस श्रेणी के? तर्क वाक्य उदाहरण है सार्वभौम निषेध, सार्वभौम विधेय सकारात्मक, विशेष विधेय सकारात्मक, विशेष निषेध नकारात्मक। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, विशेष निषेध नकारात्मक। विशेष निषेध नकारात्मक जी। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, एग्ज़ाम आपके करीब आने वाला है, तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है तो ध्यान रखें। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते हैं, इस वाक्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? उद्देश्य वितरित है, विधेय वितरित है, उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित हैं, उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित नहीं है। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, विधेय वितरित है। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते, इस वाक्य में विधेय वितरित है, अर्थात यह वाक्य अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य है जिसमें विधेय पद व्याप्त होता है। दायित्व है कि जब किसी पद को उसके पूर्ण निर्देश में प्रयुक्त किया जाता है तो उस पद को व्याप्त कहते हैं, और जब उसके निर्देश एक अंश पर विचार किया जाता है तो वह पद अव्याप्त कहलाता है। सर्वव्यापी तर्कवाक्य, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। तो AEIO। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रियां नहीं है? मनस, सविकल्प, चक्षु और श्रोत। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, बी है सविकल्पक। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के संबंध में जानकारी हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होती हैं। इसमें चक्षु, रसना, त्वक, श्रोत, घ्राण 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों तथा एक आंतरिक इंद्रिय मन मनस की बात है, जिसके द्वारा क्रमशः दृश्य, स्वाद, स्पर्श, सुनना तथा सुगंध का ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि सविकल्पक पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित एक समाधि है जिसे संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि के नाम से भी जाना है। दोस्तों माफ़ करिएगा, घर में एक डॉगी है तो वो अगर कोई गेट पे आ जाता है तो वो थोड़ा भौंकने लगता है, तो इस वजह से वीडियो में आपकी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा चाहूँगा। सालोक्य, समीप्य, सायुज्य, सारूप्य और षष्ठी। ठीक है दोस्तों, ये पांचों आप याद रखना। चलिए, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है? छल प्रश्न दोष, द्वैर्थक दोष, अनेकार्थक दोष और उपलक्षण दोष, उपाधि दोष। तो दोस्तों इसमें छल प्रश्न दोष है। आइए जानते हैं क्यों। क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस वाक्य में छल प्रश्न दोष है। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, प्रश्न में प्रश्नों की बहुलता अज्ञात है और मिश्रित प्रश्न का एक उत्तर मांगा या दिया जा रहा है जो कि हाँ या नहीं के रूप में हो सकता है। इस प्रकार जिन प्रश्नों की जटिलता के कारण उत्तर हाँ या नहीं में बनता हो लेकिन उसमें हाँ या ना में उत्तर देने की मांग हो तो वह छल प्रश्न दोष होगा। इस प्रश्न बाहुल दोष भी कहा जाता है। निर्देश, निम्नलिखित तालिका में 5 विद्यालय ए से ई तक है। आपकी अब तालिका आ गई, जो कि पहले आती थी, ये बीच में भी दे सकते हैं, अभी आपका गद्य भी आएगा। तो 5 हैं ए से ई तक। कुल छात्रों और छात्रों की प्रतिशतता दी गई है। छात्रों की कुल संख्या 45 है जबकि छात्राओं की कुल संख्या 2000 है। तालिका के आंकड़े के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न 26 से 30 तक उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों 26 पे आते हैं। चलिए, ये आपकी तालिका है 26 पे। ए और बी दोनों विद्यालयों में नामांकित छात्राओं की कुल संख्या है 740, 760, 940, 1000। तो यहाँ पे हमने ये परसेंटेज दी हुई है दोस्तों,
हमें इससे टोटल निकालना होगा। तो ए और बी दोनों विद्यालय नामने छात्रों की कुल संख्या है, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना है, टोटल निकालना। सभी विद्यालयों में मिलाकर छात्रों की संख्या 2000 है। तो विद्यालय ए और बी में छात्रों की संख्या क्या है, परसेंटेज दी है 15 + 35% तो इक्वल टू 50%। तो ए और बी छात्रों की कुल संख्या परसेंट को हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं, आपको अपॉन में रख के इंटू 100 लगा देना है। तो वहाँ आपका क्या निकल आएगा, टोटल निकल आएगा। टोटल आपका 2000 दिया हुआ है तो वो आपका निकल आएगा। तो जो उत्तर निकल के आएगा वो आपका आएगा 1000, क्योंकि 2000 यहाँ पे टोटल है और 50% हमने यहाँ निकाल लिया। तो 50% का 2000 का 50% होता है 1000, ठीक है दोस्तों। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए बस, क्योंकि 2000 यहाँ छात्राओं का टोटल है, हमने परसेंटेज निकाल ली 50%, तो 2000 का होता है 1000 50%। सी डी और ई विद्यालय में नामांकन प्राप्त छात्राओं की कुल संख्या है 965, 1250, 1021 और 1325। तो दोस्तों बी जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर है 1250। पांचों विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 4500 है। सी डी और ई में कुल विद्यार्थियों की प्रतिशत दी है 25 + 15 + 10 आपकी 50%। तो ये आपकी कितनी हो गई, 4500 का 50% जोड़ लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका 1000, माफ़ करिएगा 1250, ठीक है दोस्तों। आपको बस इजी है, आपको सॉल्व भी नहीं करना। बी सी और डी विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या विद्यालयों के कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो विद्यालयों के जो कुल छात्र, सी यहाँ दे दिए 32%, तो कुल संख्या है 4500। तो उन्होंने पूछा है, अब हमने इनकी पहले क्या निकाला, परसेंटेज निकाली। बी सी और डी की टोटल करके जब तीनों की परसेंटेज हमने टोटल कर दी तो जो हमारा उत्तर आया, फिर हमने 4500 जो 100% मान के इसका जब सॉल्व किया तो हमारा 32% सही उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या, बी विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या और डी विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात। यहाँ देखो लड़कियां टोटल थी 2000, अब बी विद्यालय में कितनी है उतनी परसेंट ले लीजिए, और लड़के टोटल कितने हैं आपके, कितने 2500, तो 2500 का आप क्या ले लीजिए, टोटल 4500 है और 2000 मैंने माइनस कर दिए तो कितने हो गए 2500। और यहाँ डी की परसेंटेज दी हुई है वो ले लीजिए, उसे आमने सामने रख दीजिए, आपका रेशियो निकल आएगा। तो रेशियो जो आएगा 700 रेशियो 175, तो 4 रेशियो बना, आपका सही उत्तर हो गया। यदि सी विद्यालय में नामांकित 10% छात्राएं अपना विद्यालय बदलकर ई विद्यालय में नामांकन कराती हैं तो ई विद्यालय में नामांकित छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, 214, 234, 274 और 284। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, 284। विद्यालय सी में नामांकित कुल छात्राओं की संख्या, अब विद्यालय सी की 10% छात्राओं की संख्या, और तो हमारा जो सही उत्तर आया 284। 5 2 अंकीय कूट से 0 और 1 से कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, ये आपके बनाए जा सकते हैं 32। 5 2 अंकीय बाइनरी डिजिट 0 और 1 से 32 युग्म बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार 2 अंकीय बाइनरी डिजिट 0 से 1 प्रयोग से युग्मों की संख्या 4 युग्म 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके 32 बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करती है उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है, स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर्स और वर्ड डायलॉगिंग। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, स्पूफिंग। जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वयं करती है उसे स्पूफिंग की संज्ञा दी जाती है। यह सामान्य रूप से एक कपटपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार है जिसे संचार के अज्ञात स्रोत से भेजा जाता है तथा प्राप्तकर्ता को भ्रम होता है कि उक्त संदेश प्रमाणिक स्रोत से आया है। स्निफिंग, बैकडोर्स, वॉर डायलॉगिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए 33 कीबोर्ड के आपके कंप्यूटर के प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, और कंप्यूटर के प्रश्न मैंने आपको बताए थे 5 आए थे, हर यूनिट से 5 आते हैं दोस्तों। जो भी आपसे ये बोले किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। कीबोर्ड के किस की को उपांतरित की संज्ञा मॉडिफायर की दी जाती है, कंट्रोल, शिफ्ट, एंड, अल्ट और सही विकल्प को चुने। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, ए बी और डी, अल्ट,
शिफ्ट और कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड के अंतर्गत कंट्रोल CTRL शिफ्ट तथा अल्ट कुंजी की उपांतर मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार से नागरिक G2C की ओर पहल है? ई हेल्प, ई हेल्थ, ई टेंडरिंग, ई फीडबैक। सही विकल्प चुने तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ई हेल्प और ई हेल्थ। ठीक है दोस्तों, G2C से तात्पर्य गवर्नमेंट टू सिटीजन से है। ई गवर्नेंस ने शासन आपके द्वारा संकल्पना को सिद्ध किया है, जिसमें आधुनिक संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? एरिया गांव इन, एरिया gov.in, swam.gaon.in, swam.gov.in, mic.ac.in, mico.ac.in, nptl.ac.in, nptl.ac.in। तो सही उत्तर है दोस्तों डी आपका, केवल बी और डी, swam.gov.in और आपका nptl.ac.in। चलिए दोस्तों अगले, swam.gov.in तथा nptl.ac.in दो ऐसे पोर्टल हैं जिनमें ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। चलिए दोस्तों, स्वयं का दोस्तों हर बार प्रश्न आ रहा है, ऐसी कोई PYQ नहीं है। मैंने लगभग आपकी 20 क्लास डाल दी, 20 क्लास में ऐसी कोई नहीं जिसमें स्वयं का प्रश्न हो, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रश्न हो, जिसमें आपका कंप्यूटर के वो रैम और ये वाले प्रश्न ना हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु उपेक्षित है? भूगर्भीय जल संसाधन, नदियां, झरने, तालाब और झील संसाधन, महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन, दलदली भूमि, वेटलैंड संसाधन। सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। सी आपका एकदम सही उत्तर है। संपोषणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 14 के अनुसार जल के नीचे जीवन का महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि SDG वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्यों का 169 उद्देश्यों को अंगीकृत किया गया है। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत वेटलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का समझौता किए हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास की सतत विकास है। निम्नलिखित सूची से क्योटो संधि प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था, हर वीडियो में कह रहा हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जो हैं आपके हर लगभग 20 में वीडियो आपके सेट करा चुका, 20 में आए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और नीचे देखो। तो दोस्तों सही उत्तर है वो डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 6 आपके सही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, माफ करिएगा, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस समझौता। देखिए क्यों ये सब आ रहे हैं आपके और हर वीडियो में आ रहे हैं। मैं कैसे आपको बोलूं कि इनको आप कवर कर लो, आपके 2 क्वेश्चन ये हो गए, कंप्यूटर कवर कर लो 5 क्वेश्चन वो हो गए, तालिका कवर कर लो 5 क्वेश्चन वो हो गए। आपका JRF ऐसे ही निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आप वाकई प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अगर आप सिर्फ ये वीडियो ही देख लेते हो ना दोस्तों व्याख्या सहित जैसे मैं करा रहा हूँ, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए बस ये आपको याद रहे जो आपने देखा है। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है? 1/3, 2/3, 1/2 और 3/4। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है 1/3, 1/3। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए वर्ष 2015 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए
मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है। दोस्तों ये एनवायरनमेंट के प्रश्न चल रहे हैं आपके, जो आपका यूनिट है एक एनवायरनमेंट उसके प्रश्न चल रहे हैं। 5 प्रश्न उसके हैं, कंप्यूटर के 5 हो गए, तालिका के 5 हो गए, है ना, शोध अभिव्यक्ति के 5 हो गए। तो यही ये ऐसे ही चल रहे हैं। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कालावधि, व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत, मानव कान की संवेदनशीलता, ध्वनि की आवृत्ति रेंज और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। केवल ए बी डी और ई, केवल ए बी और सी, केवल ए सी डी और ई, केवल ए बी सी डी और ई। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, केवल ए बी डी और ई। चलिए दोस्तों हम यहाँ वाक्य देख लेते। मानव शास्त्र ध्वनि प्रदूषण प्रभाव, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कालावधि मानव कान से संवेदनशील तथा ध्वनि की आवृत्ति रेंज से विनियमित होता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है। आकस्मिक बाढ़, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत निशेषण, फोटो रासायनिक धूम कोहरा। सी जो है ओजोन परत निशेषण। ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल ओजोन परत निशेषण से संबंधित है। यह सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों 220 से 320 नैनोमीटर को अवशोषित कर लेती हैं। अगर यह ओजोन परत विघटित हो जाए तो ज़्यादा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिससे जैव मंडल पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से समुद्री प्रतंत्र के अंतर्गत प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन में कमी देखने को मिलेगी। मनुष्य में त्वचा कैंसर का प्रबलन होगा एवं फसलों में झुलसा रोग जैसी बारंबारता देखने को मिलेगी। ओजोन विघटन पदार्थों में सूचीबद्ध क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, हेलोन और हाइड्रोबोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोक्लोरोमीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपने सारे सिंबल भी देख लिए। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था। जगदला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आपका नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों आपका नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला से भी प्रश्न आ रहा है, जो कि बार बार आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है। IIAS, ICSSR, ICPR, ICHR। तो बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है ICSSR। इम्प्रेस इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा प्रदान की गई शोध परियोजना को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास में नीतिगत अनिवार्यताओं के साथ समन्वित होने वाले शुद्ध वैचारिक अनुसंधान के लिए शीर्ष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकाय के क्षेत्र में भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो सी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ठीक है दोस्तों, चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में की। वर्तमान में शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है। शिक्षण की व्यष्टि विधि, अवधारणा, प्रतिचित्रण, समकक्षीय अनुदेशन और क्विज। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, शिक्षण की व्यष्टि विधि। विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की व्यष्टि विधि में है। यह शिक्षण का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत अतीत में लोगों की भूमिकाओं तथा निर्णय लेने के मामलों में किसी बिंदु का उपयोग किया जाता है। साथ ही छात्रों का व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षक महत्व प्रदान करता है। दायित्व है कि इस विधि में किसी भी वस्तु स्थिति को भली भांति बारीकी जांच पड़ताल।
किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? व्यावसायिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, तकनीकी शिक्षा। किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादक और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन जैसे क्षेत्र पर बल दिया जाता है। आपका गद्यांश दोस्तों आ गया। मैंने आपको बताया 5 प्रश्न। अगर आप तालिका, गद्यांश, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और यही कर लेंगे 20 प्रश्न तो आपके यही हो गए। एक नंबर सीरीज, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज, 2 ये कर लीजिए। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, ये 3 कर लीजिए। आपके वैसे ही 30-35 प्लस प्रश्न हो रहे हैं ये सब करके, माफ़ करिएगा दोस्तों। व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए तैयार की गई नव उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि आयाम लोकप्रिय नियम या संप्रभुता वस्तुतः लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ तंत्र के रूप में उभरा है। इसके परिणामत अवधारणात्मक रूपों, विशेषकर सदगुण के प्रतिस्थानी के रूप में के बजाय अधिकारों के अर्थ और मूल्य के आंकलन हेतु ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवहारों का अनुप्रयोग करना अधिक लाभदायक है। इस संदर्भ में अधिकार विषयक चर्चा ने राजनीतिक आचरण हेतु आचार और सत्ता संयोजन की एक नई आधिकारिक प्रविधि को प्रदर्शित किया, परंतु नागरिकों हेतु औपचारिक समान उपचार ने इस तुलनात्मक मनमाने तत्व को झूठा साबित कर दिया और अपने प्रतिनिधियों के आचरण निर्धारण में नागरिकों को शामिल करना प्रबुद्ध वर्ग के लिए छोड़ दिया गया, जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रियाओं, अर्हता और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रभावित किया। फिर भी प्रतिनिधित्व लोगों की प्राधिकारी शक्ति को सरकार में नए पदाधिकारियों से बदलने का मनगढ़ंत कारण बन गया। ये आपका पैराग्राफ था। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या था? लोकप्रिय मत की अनदेखी करने के लिए तंत्र प्रदान करना, व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा, राजनीतिक व्यवस्था को समझना। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर है वो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, जो कि हमें पढ़ के ही मुझे मिल गया था। प्रस्तुत करना अवधारित होता है कि उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है या प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का सम्मान तथा लोकतांत्रिक भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है, जैसा कि लेख में कहा गया है। लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन क्या होगा? अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना, यही दोस्तों सही होगा, जो कि हमने पैरा में अभी पढ़ा था। अवधारणा के ऐतिहासिक अर्थों से बचना, सदगुणों पर जोर देना, लोकतंत्र के अवधारणात्मक रूपों की जांच करना। चलिए दोस्तों, लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानने पर होगा, जैसा कि लेख से ज्ञात होता है कि परिमाणत अवधारणात्मक रूपों के बजाय अधिकारों के अर्थ और मूल्यों के आकलन हेतु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है? निर्वाचन प्रक्रियाओं पर, मनमानी स्वतंत्रता पर, तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर, सत्ता के नए पुजारियों पर। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर। लेखक के अनुसार अधिकारों का प्रबंधन तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर केंद्रित है, जहां नागरिकों हेतु औपचारिक समान उपचार ने इस तुलनात्मक मनमाने तत्व को झूठा साबित कर दिया और अपने प्रतिनिधियों के आचरण निर्धारण में नागरिकों को शामिल करना प्रबुद्ध वर्ग के लिए छोड़ दिया गया। जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी? निजी लाभों के लिए सत्ता का प्रयोग, सामान्य नागरिकों जैसे व्यवहार करना, सत्ता की राजनीति में कुशल बनाना, सदगुण के लिए प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना। तो डी जो सही उत्तर है दोस्तों, सदगुण के लिए प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को लोगों पर सत्ता का प्रयोग करना चाहिए, सत्ता और भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना चाहिए, स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों में मुक्त करना चाहिए। दोस्तों यही सही होगा, नए राज्यों की संस्थाओं का अनुकरण करना चाहिए। अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वर्तमान में भी जनांकिकी की समस्याएं देखी जाती हैं, उसका आज के संदर्भ में समाधान होना अति आवश्यक है। इससे विविधता का समावेशन होगा तथा लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा, जैसा कि प्रश्नगत गद्यांश में कहा गया है कि राज्य में ने प्राचीन लोकतंत्र में जनांकिकी की समस्याओं को सीमित करने के बजाय विविधता लाकर लोगों पर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, जैसे आधुनिक गणराज्यों को सही कराना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपका ये सेट कंप्लीट हुआ PYQ का। दोस्तों मैं
डेली लगभग 3 से 4 क्लास डाल रहा हूँ। कल से और क्लासेस बढ़ाऊंगा ताकि 6 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाए। बस आप जल्दी से जल्दी दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करिए दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।